सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। पाकिस्तान से बच के रहना। T20 वर्ल्ड कप में सारी टीमें ये सोच रही हैं, सब टीमों के आसाब पर पाकिस्तान सवार है। एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस हो रही है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में शामिल है। अब होगा क्या, आगे किस तरह से बढ़ना है, हम किसको कहें ये सुपरस्टार है और ये इससे बड़ा सुपरस्टार है। आसिफ अली ने तो एक ऐसा मंजरनामा दे दिया है कि पहले बाबर आजम ही हो रहे थे, शुएब मलिक की जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर लोग बहुत हैरान थे। आसिफ ने तो कमाल ही कर दिया। मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपर्ट दुबई से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर काशिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम फैसल भाई, खैरियत से ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब, ये तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसी परफॉर्मेंस होगी। लोग अच्छी बातें करते थे, दुआएं मांगते थे पाकिस्तान जीत जाए। दुआएं अब भी मांग रहे हैं, लेकिन बहुत ही सॉलिड टीम है पाकिस्तान की, तो बहुत ही शानदार गेम खेल रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास, लेकिन दिल चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे बात की जाए और आगे का मंजरनामा देखा जाए कि पाकिस्तान किस तरह से इंशाल्लाह चैंपियन बनेगा। आपको क्या दिख रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान अब तक 3 गेम्स खेला और तीनों गेम्स जीता और कॉम्प्रिहेंसिवली जीता। पहला गेम, दूसरा गेम ठीक ठाक जीता और कल का गेम थोड़ा सा मुश्किल से जरूर जीता, लेकिन आखिरी में जीत गया। पाकिस्तान टीम में हर किस्म का मवाद, हर किस्म का टैलेंट मौजूद है और जो नई मैनेजमेंट आई है और कोचिंग स्टाफ आया है, मुझे लगता है कि उन लड़कों को उनके रोल्स बता दिए हैं। फर्क ये हुआ है पिछली मैनेजमेंट और इस मैनेजमेंट में, जिसके नतीजे में आप पाकिस्तान टीम को खतरनाक टीम करार दे रहे हैं कि इस मैनेजमेंट ने लड़कों को उनके रोल्स बता दिए। मिसाल के तौर पर कि जी बाबर आजम और रिजवान साहब, आपने टीम को स्लो लेके चलना और इनिंग्स को स्टेबलाइज करना है। आप में से एक आउट हो जाए तो दूसरे को कोशिश करनी है कि वो एंड तक जाए। दूसरी बात ये कि जी आसिफ अली साहब, आपका कोई काम नहीं है शुरू में, बीच में आपका काम है फिनिशर के तौर पर। उसके बाद शुएब मलिक साहब, अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो आप बड़े शॉट भी खेलेंगे, लेकिन सिंगल डबल लेकर के दूसरे लड़के को मौका देंगे कि वो स्कोर करे। जबरदस्त ये फर्क है हमारी टीम में। ये फर्क आया है पिछले 2 हफ्ते के दौरान। मेरा ख्याल है कि रमीज राजा के चेयरमैन बनने से फर्क आया है, कोचेस के आने से फर्क आया है, एग्रेसिव हो गई है टीम, डिसिप्लिन्ड हो गई है, खौफ नहीं है टीम में। ये सारी चीजें ऐड हो गई, स्लो जिस तरह आपने निशानदेही की। और बॉलिंग साइड पर क्या फर्क आया? बॉलिंग साइड पे कोई फर्क नहीं आया, अलावा शाहीन शाह अफरीदी के कि जिन्होंने अपने दिल दिमाग को इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी के बेहतरीन फॉर्म में गेंद कर रहे हैं वो। लेकिन बकिया जितने भी बॉलर हैं वो अभी भी वही गेंद कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है, और ये बात शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन हकीकत ये है कि दूसरी टीम के बैट्समैन जो है ना, वो जल्दबाजी में और घबराहट में इनको विकेटें देकर जा रहे हैं। आउट नहीं कर रहे। बिल्कुल, आप कल का गेम देख लीजिए ना। कल का गेम में अगर शुरू की 5 विकेटें अफगानिस्तान फेंक के ना जाता और जल्दबाजी का मुजाहरा ना करता, तो पाकिस्तान ने कल अपनी मतलब खराब तरीन गेंदबाजी की है। कल जो बॉलिंग पाकिस्तान ने की है वो दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ 170 से लेके 210 का स्कोर करवा सकती थी और करवाना चाहिए था। वो तो उन लोगों ने बेवकूफी के शॉट खेले, जल्दी रन बनाने की कोशिश की और कैच हाथों में पकड़ा के चले गए। अच्छा, आपने कहा था हसन अली हमारा एक ऐसा प्लेयर है, वो यूं कर देगा, लेकिन हसन की परफॉर्मेंस मजेदार नहीं हो रही, क्यों, क्या वजह है? अच्छा, मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, हसन अली हुए या फिर कल के मैच में हारिस रऊफ हुए, ये लोग बहुत सारी चीजें एक वक्त में करना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक मसला है पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ कि वो जब बेसिक से हट के निकल जाते हैं बाहर और नई चीजें और मुख्तलिफ चीजें ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फास्ट बॉलर्स के साथ ये बहुत बड़ा मसला अपनी जगह मौजूद है।
तो कल के गेम में भी आपने ये देखा, और परसों उससे पहले वाले गेम में भी, कि हसन अली खातिर खा कोई भी इंपैक्ट छोड़ने में बैट्समैन पे नाकाम रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि हसन अली की जगह इन ट्रैक्स के ऊपर अगर मोहम्मद नवाज को खिलाया जाए तो पाकिस्तान की न सिर्फ बॉलिंग लाइन बेहतर हो जाएगी बल्कि बैटिंग लाइन भी काफी हद तक मजबूत हो जाएगी। अच्छा, ये आपको मैं 4 छक्के दिखा रहा हूं। 4 छक्कों से पहले पाकिस्तानी कौम दुआएं मांग रही थी, और आसिफ अली ने क्या किया, जरा छक्के देखे, फिर मैं आपसे छक्कों पे बात करता हूं। काशी भाई, लगता है ऐसा है बॉलर ने कुछ सीखा नहीं था, एक ही जगह पे एक ही लाइन लेंथ पे उसकी गेंद देते रहे और वो उठा के बाहर फेंकते रहे। यहाँ पे एडवांटेज हासिल था आसिफ को, जो उनको रोल दिया गया जैसा आपने बताया, लेकिन बॉलर ने तो कोशिश ही नहीं की कि किसी तरीके से उसने सोचा बस वाइड नहीं होनी चाहिए, नो नहीं होनी चाहिए, बाकी बॉल एक ही जगह पे देते रहो और उठा के मारे आसिफ। तजुर्बे से मार खा गए वो। हाँ, मेन एक्सपीरियंस की बारे, क्योंकि हसन अली भी तो 22 रन देके गए थे अपनी इनिंग्स में। हसन अली भी तो इसी तरह पिट रहे थे, और उसकी वजह यह भी थी कि बाउंड्री छोटी थी उस तरफ। आसिफ का कॉन्फिडेंस भी मेरा ख्याल है कि बहुत वो था। हमने देखा एक ओवर पहले लास्ट बॉल पे रन लेना चाह रहे थे शादाब, उन्होंने कहा नहीं रुक जाओ भाई, ये ओवर मुझे दे दो, और उन्होंने उस ओवर के अंदर निपटा दिया। जो कॉन्फिडेंस लेवल था आसिफ का, वो भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यकीन मानिए, ये आपने $1 मिलियन की बात की है फैसल भाई। जो उसने रन नहीं लिया, ये उसकी मैच्योरिटी की निशानी थी। और मुझे सच्ची बात यह कि मुझे बहुत हैरत हुई कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना मैच्योर इंसान इस 5 फुट 10 इंच के जिस्म में मौजूद है, कि जिसने कितना बड़ा डिसीजन लिया कि कल को अगर पाकिस्तान 1 रन से हार जाता, खुदा ना खास्ता, तो पूरी कौम जो है वो आसिफ अली से सवाल करना शुरू हो जाती कि तुमने 1 रन तो छोड़ दिया था। आप देखिए, शाहिद आफरीदी भी बहुत दफा ऐसा करते थे, भाई रुको साइड पे मैं देखता हूं, रुको। जो आफरीदी करता था, कॉन्फिडेंस लेवल था। हमने आसिफ के अंदर भी यही चीज देखी ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शाहिद आफरीदी के साथ टेल होती थी। मुझे आज तक याद है, बांग्लादेश में पाकिस्तान खेल रहा था, शाहिद आफरीदी जुनैद खान के साथ बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने या सईद अजमल के साथ जब बैटिंग कर रहे होते थे, इस तरह से ये मोहम्मद इरफान के साथ जब वो बैटिंग करते थे तो वो 1 आध रन छोड़ देते थे। लेकिन ये तो बैटिंग कर रहे थे एक मुस्तनद ऑलराउंडर के साथ, जो शादाब खान है। शादाब खान ना सिर्फ मुस्तनद ऑलराउंडर है बल्कि उनके सीनियर है। आप सीनियर को सिंगल कह रहे हैं कि मत लो, और सीनियर वैसे हालात देखे किस किस्म के हैं गेम के, तो इसके लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। हाँ, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब आने वाले मैचेस में क्या है? अब लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान इतना मुश्किल है कि इंडिया को पटक सकता है, ऐसा है? आने वाले मैचेस बहुत खतरनाक है। हाँ, बहुत ही खतरनाक है। अफगानिस्तान की टीम को मैं सेमीफाइनल खेलते देख रहा हूँ इंशाल्लाह। अरे अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। कल का गेम इनके कप, देखिए वर्ल्ड कप का गेम जो हुआ था पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान 2019 का, वो भी हम अफगानिस्तान के कप्तान की मेहरबानियों की वजह से आसानी से जीत गए थे। गुलबदीन नाइब साहब थे, उन्होंने आखिरी ओवर खुद कराने का फैसला किया, जबकि किसी अगर स्पिनर को दे देते तो ना तो वहाब रियाज और ना इमाद वसीम इस तरह की सलाहियत रखते थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि वो इतने आराम से रन बना लेते। कल का गेम भी हमारे जो मोहम्मद नबी साहब जो अफगानिस्तान के कप्तान हैं, उन्होंने कुछ बड़ी मिस्टेक्स की हैं, मेजर मिस्टेक्स की हैं। राशिद को 11वें 12वें ओवर में लाने का कोई तुक ही नहीं था। अगर राशिद खान को वो 6ठे ओवर से लाना शुरू कर देते तो वो 4 विकेटें आराम से लेके जाता, 5 विकेटें लेके जाता और आपकी टीम की बैकबोन तोड़ सकता था। राशिद की जिस स्पीड से वो लेग ब्रेक करता है और जो उसकी विकेट टेकिंग डिलीवरी गुगली है, उसको कोई ना समझ पाता तो टॉप स्पिन को क्या समझेगा। तो आते ही उसने टॉप स्पिन करी, उसके बाद धड़ाधड़ उसने गुगली करता चला गया। वही गुगली जो है वो बाबर की भी विकेट लेने की वजह बनी। तो मैं ये समझता हूं कि अफगानिस्तान की टीम के अंदर बेपनाह सलाहियत मौजूद है। अफगानिस्तान की टीम सिर्फ अपने तजुर्बे की वजह से और कप्तान की थोड़ी सी गलत फैसलों की वजह से कल का मैच हारी है। अगले मैच में न सिर्फ वो हिंदुस्तान को हराने की सलाहियत रखती है, बल्कि न्यूजीलैंड को भी रखती है। तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। अब कल का गेम जो है देखिए, शोएब अख्तर ने कहा और लोग हैरान हो गए, बहुत चलता रहा, आप भी यही कह रहे हैं, लग भी ऐसा रहा है कि अफगानिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी। अच्छा, देखिए वो तो बात की बात है ना मेरे भाई। पहले तो देखो ना कि हिंदुस्तान का न्यूजीलैंड क्या करने वाला है। न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान का गेम तो कल है और सारा प्रेशर है हिंदुस्तान के ऊपर।
आप ये भी तो देखिए ना कि अगर कल हिंदुस्तान हार जाता है हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको हर कीमत पे अफगानिस्तान को हराना है और दुआ करनी है कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए। आप समझ मेरी बात को? दुआएं जो करवाते हैं कौम से, जनाब आज अली, फिर फॉर्मूला है और दुआओं कोने का। पे अच्छा सुहागा। चले, दुआओं से क्या होगा? अगर हार जाए तो क्या होगा? क्या अगर कल हिंदुस्तान हार गया तो 70% इम्कानात इस बात के हैं कि दिवाली जो है वो उनकी खराब हो जाएगी। 4 नवंबर को दिवाली है हाँ और 4 नवंबर से पहले या तो ये टीम इस साल दिवाली या तो ये टीम दुबई में मनाएगी या फिर सही मानों में इनकी दिवाली होगी। यकीन मानिए कि ये टीम ये बहुत मुमकिन है कि इस साल हिंदुस्तान सेमीफाइनल में ना पहुंचे। बहुत मुमकिन है ना पहुंचे। अच्छा अब देख लेते हैं पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने में अब जाहिर है पहुंच ही गया है। अगले मैचेस पाकिस्तान को किस तरह खेलने चाहिए? किस तरह की तब्दीली? आपने नवाज को बोला कि नवाज, हसन की जगह पे नवाज को खिलाएं तो नवाज है लड़का, सरफराज है और हैदर अली है। सरफराज को भी खिलाएं? अरे भाई सरफराज को खिलाओ। सरफराज टीम का T20 का बेस्ट खिलाड़ी है। सरफराज से विकेट कीपिंग भी करवाओ या चलो भाई कम से कम उसको मिडिल ऑर्डर में तो लाओ। हफीज क्या कर रहा है? अगर हफीज से आपको 4 ओवर नहीं करवाने, हफीज से आपको लेफ्ट हैंडर की विकेट नहीं मिल रही, तो हफीज और सरफराज में क्या फर्क है? खुद सोचिए आप 2 सेकंड को सोचिए और ईमानदारी से सोचिए कि क्या सरफराज हफीज जैसी बैटिंग या नहीं कर सकता? क्या वो 20-25 रन देके आपको नहीं जा सकता मिडिल ऑर्डर में? मेरा ये मानना है कि सरफराज ये बिल्कुल कर सकता है। सरफराज पहले भी कर चुका है और अब भी करेगा। हफीज की जगह सरफराज को खिलाओ। लोग कहते हैं सरफराज का करियर खत्म कर दिया बाहर बिठा बिठा के, और जो रिजवान की परफॉर्मेंस है उसके बाद तो सरफराज का ये आखिरी टूर है। यार देखिए मेरी एक बात सुनिए, दुनिया की बेशुमार टीमें हैं कि जो 2 विकेट कीपर्स के साथ खेलती हैं। बेशुमार टीमें हैं। दिनेश कार्तिक खेलता रहा, धोनी विकेट कीपिंग करता रहा, जोस बटलर खेलता रहा, इनके पास दूसरा विकेट कीपर मौजूद रहा। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे यहाँ। सिर्फ और सिर्फ जाती पसंद नापसंद की वजह से लोगों के कैरियर खत्म कर दिए जाते हैं। नहीं, अब तो रमीज राजा आ गया। आप किस बात की जाती पहले तो मालूम था, अब भी आप समझते हैं कि जाती पसंद का मामला है? देखिए रमीज राजा हो या जो भी हो, कल्चर बदलने में, माइंडसेट बदलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, एक आपने बताया हफीज की जगह पे सरफराज, दूसरा आपने बताया हसन की जगह पे नवाज। ये 2 चेंजिंग्स के साथ पाकिस्तान को अगले मैच में जाना चाहिए या कोई और? मस्ट बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी चेंज भी सुन लीजिए। मैं चाहता हूं फखर की जगह पर हैदर अली खेले। फखर की जगह पे हैदर अली खेले, ये आप कह रहे हैं कि 3 तब्दीलियां की जानी चाहिए। चलें काशी भाई, मेरे साथ वसीम बाकरी साहब भी मौजूद, स्पेशल स्पोर्ट्स सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, दुबई में मौजूद हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं चीज़ों पे। वसीम, क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान टीम जश्न ही मनाती रहेगी या प्रैक्टिस की तरफ भी आ रही है? और तब्दीलियों की जो भी बात हो रही है कि हसन की जगह पे नवाज को खिलाएं, हफीज़ की जगह पे सरफराज को खिलाएं और फ़खर की जगह पे हैदर अली को खिलाएं, ऐसा कोई चांस लगता है आपको? बहुत शुक्रिया फैसल भाई मुझे प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं। एक दोस्त बात कर रहे थे कि जी 2-2 विकेट कीपर के साथ दुनिया की तमाम टीमें खेलती हैं। इनको सिर्फ ये सवाल कर लीजिए कि 2019 का वर्ल्ड कप, जो 50 ओवर वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेला है सरफराज की कप्तानी में इंग्लैंड के अंदर, उस वक्त ऐसा क्या था कि हम 1 विकेट कीपर के साथ 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलने चले गए? उस वक्त मैं हैरान होता हूं ऐसे लोगों के ऊपर जो बात करते हैं कि जी सरफराज को प्लेइंग 11 के अंदर डाला जाए। उस वक्त सरफराज को क्यों नहीं एहसास हुआ था कि मैं 50 ओवर वर्ल्ड कप 1 विकेट कीपर के तौर पे खेलने जा रहा हूं? और खुद बैटिंग हसन अली और इमाद वसीम के बाद करते थे। ये 2019 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं ताकि लोगों को याद रहनी चाहिए। जहां तक अब आप तब्दीलियों की बात कर रहे हैं तो फैसल साहब 2 तब्दीलियां तो पाकिस्तानी टीम करने जा रही है। स्कॉटलैंड, जवाब दे दूं ना? काशी भाई जवाब दे दीजिए चलें। बाकरी साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने। सरफराज का सबसे बड़ा दुश्मन सरफराज है।
ये बात मैं अभी से नहीं कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। हाँ। इसी दुबई में बैठा हुआ था मैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ खेल रहा था। मेरे ख्याल एशिया कप का कोई गेम था और मैंने कुछ कमेंट्स दिए थे जिसपे सरफराज मुझसे नाराज हो गए थे। बाकरी साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, सारे खिलाड़ियों के पीछे छुपता रहा वो लड़का, सब लड़कों को आगे भेजता रहा और उसके बाद हुआ ये कि वो खुद टीम से बाहर हो गया। लेकिन जो फैसला, जो बात आप कर रहे हैं ना कि क्यों नहीं दूसरा विकेट कीपर लिया 2019 में, मेरे प्यारे भाई अगर फैसला करने की और फैसला मनवाने की सलाहियत इस कप्तान में होती ना तो पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप में कहीं बेहतर परफॉर्म करता। आपके चीफ सिलेक्टर $500 हर रोज की जेब में डाल करके वहां बैठ करके टीम सिलेक्ट करते थे, फील्ड सेट करते थे, प्लेइंग 11 सेट करते थे, बैटिंग ऑर्डर सेट करते थे। आपके चीफ सिलेक्टर इस तरफ से चीफ सिलेक्टर की तनख्वाह लेते थे, वहां से टीए लेते थे। मौलाना उसकी सुनता कौन था? उसको घास कौन? नहीं इंजमाम उल हक जी, उसकी सुनता कौन था? एक तो वो के कुछ सानू भी मरंदा शौक सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सी। चले बाकी साहब जवाब दे दे साहब, अब जवाब दे दे। जुल्म हुआ इसके साथ। ठीक है बाकी साहब जवाब दे, मेरे पास टाइम कम है। जहां तक प्लीज, जहां तक अब इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम क्योंकि 3 मैचेस जीत चुकी है तो तब्दीलियों के हवाले से जो बातचीत है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब 2 मैचेस 2 कमजोर टीमों नमीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले हैं, तो पाकिस्तानी टीम के अंदर 2 तब्दीलियां होने जा रही हैं। अच्छा। एक तब्दीली वसीम जूनियर फास्ट बॉलर हसन अली की जगह खेलेंगे, और दूसरी जो तब्दीली है वो शादाब जो पाकिस्तानी टीम के नायब कप्तान है, में भी उनको रेस्ट दिया जाए और नवाज को खिलाया जाए। सो 2 तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान आगे अपने 2 मैचेस खेलेगा। सरफराज का चांस नहीं है सर, सरफराज की प्लेइंग 11 क्या 15 के अंदर जगह नहीं बनती है? ये लंबी बहस हो जाएगी फैसल साहब। उनकी जगह नहीं बनती है, 15 में भी नहीं बनती है। जबरदस्ती मीडिया प्रेशर की वजह से उसको प्लेइंग 11 टीम के साथ ट्रेवल कराया जा रहा है। उस बंदे की परफॉर्मेंस हो ना, देखिए ना, परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर रखे ना टीम के अंदर। जितनी बड़ी उसकी परफॉर्मेंस थी, उस परफॉर्मेंस पे चैंपियन कैप्टन को उठा के बाहर कर दिया। और कौन सी परफॉर्मेंस की बात होती है? काशिफ साहब, परफॉर्मेंस नहीं है सरफराज की। यार एक मेरी बात है, आप ये बता दीजिए मुझे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बताइए कि कौन सी परफॉर्मेंस पे फखर जमान को लेके गए आप? कौन सी परफॉर्मेंस के ऊपर? नेशनल टी20 कप नेशनल टी20 में तो सरफराज की भी है। शादाब को किस बुनियाद पे आपने नायब कप्तान बनाया? बाबर को किस बुनियाद पे कप्तान बनाया? रुको मेरी बात का जवाब दे। कौन सी कैप्टनशिप परफॉर्मेंस बाबर ने दी है जिसकी बुनियाद पे वो कौमी टीम का कप्तान है? मुझे जवाब दीजिए आप, बताएं। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान इसलिए बनाया गया है कि हम पिछले 3 साल तक लंगड़े घोड़ों के साथ खेलते रहे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। केन विलियमसन टॉप परफॉर्मर है इसलिए कैप्टन है, ओरन फिंच टॉप परफॉर्मर है इसलिए कैप्टन है, विराट कोहली टॉप परफॉर्मर है इसलिए कैप्टन है। तो शुक्र करें कि हमने किसी परफॉर्मर को कप्तान तो बनाया हुआ है, लंगड़े घोड़ों के साथ हमने पिछली 3 साल क्रिकेट खेली है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन मेरे भाई, कप्तान होना और परफॉर्मर होना 2 मुख्तलिफ बातें। कप्तान का मतलब सिर्फ रन बनाना नहीं होता, कप्तान का मतलब टीम बनाना होता है, लड़के बनाना होता है। सरफराज के साथ यही मसला था। हो चुकी है वो टीम, 3-0 हो चुकी है सर जी, 3-0 हो चुकी है वो टीम बन चुकी है। बाकी साहब बात पूरी सुने काशिफ भाई जी, बात पूरी अभी हुई है ना। पिछली कितनी सीरीज आप बाबर की कप्तानी में हारे हो, खुद बताओ। यार कैसी बात कर रहे हो यार? सिर्फ उस वक्त बाबर आजम के ऊपर आपको पता ही है मिसबा और वकार यूनिस थे। एक तरफ हम ये कहते हैं कि बाबर को जकड़ के रखा हुआ था, अब बाबर फ्री हुआ है तो अब अच्छा, वो बात समझ नहीं आ रही है। बाकरी साहब 1 मिनट, काशिफ भाई 1 मिनट, ये बताइए कि सरफराज ने मजबूरी तौर पर कितनी सीरीज जीती और बाबर ने टोटल कितनी सीरीज हारी? बताइए बाकरी साहब, आप ही बताइए। सरफराज, अगर फैसल साहब, अगर सरफराज अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर, अपनी जाती परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर अगर वो तसलसल के साथ क्रिकेट खेल रहे होते तो वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होते। हम चैंपियंस ट्रॉफी जो इंडिया को हराते हैं उसका क्रेडिट सरफराज की झोली में जरूर डालना चाहिए। वो कप्तान था, लेकिन उसकी इनफरादी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहता, इसलिए आज वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, आज वो 15 रुकनी टीम का हिस्सा है। वो सवाल क्या किया, जवाब क्या दे रहे हैं आप?
सवाल तो सुने मेरा उनका। सवाल बहुत सिंपल है ना बाकरी साहब, कितनी सीरीज जीते? सर जी 10-12 टी20 सीरीज पाकिस्तान जीता है, तो मुझे बताएं कि अगर उसमें सरफराज की जाती परफॉर्मेंस थी तो अरे क्यों बाहर निकाला है सरफराज को? मैंने अभी देखिए, अब नेशनल चैंपियनशिप के अंदर सरफराज की क्या परफॉर्मेंस रही अभी हालिया? 250 हैं सरफराज की। आप फखर की बात कर रहे थे, फखर ने भी स्कोर किया हुआ है 250 हैं सरफराज की, 140 रन की इनिंग्स है। अच्छा, मेरा कहना यह है, प्रोग्राम को मैं आगे लेके जा रहा हूं, ब्रेक भी लूंगा, आगे लेके जा रहा हूं, सवाल छोड़े जा रहा हूं। क्या इस आने वाले मैचेस के अंदर जो तब्दीलियां होनी हैं वो तब्दीलियां नवाज को खिलाएं, वसीम जूनियर को खिलाएं, हफीज की जगह पे सरफराज को खिलाएं और फखर की जगह पे हैदर को खिलाएं? ये 4 तब्दीलियां होनी चाहिए या नहीं दो आने वाले मैचेस, जो कि आसान मैचेस हैं, ताकि पाकिस्तान के पास मालूम हो कि हमारे पास ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जो मैचेस हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान टीम सरे फहरिस्त बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। अब जो आने वाले 2 मैचेस हैं उसके अंदर तब्दीलियां की जानी चाहिए, एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, सरफराज को मौका मिलना चाहिए, वसीम जूनियर को खिलाना चाहिए, हफीज़ को बिठाना चाहिए, क्या होना चाहिए? 3-4 ऑप्शंस मौजूद हैं। मेरे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, कमेंटेटर डॉक्टर काशिफ अंसारी की आप बात सुन रहे थे, सब मौजूद हैं। वसीम बाकरी, आप बात कर रहे थे, मैंने सवाल छोड़ा था, मैं पहले आपसे इनपुट ले लेता हूं, फिर मेरे साथ नसीम राजपूत भी ज्वाइन करेंगे, बल्कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और सैफ खान ने भी ज्वाइन कर लिया है। वसीम बाकरी, सरफराज की जगह नहीं बनती, आप कह रहे हैं उनकी जगह पर, हफीज़ की जगह पर सरफराज नहीं आ सकते बकौल आपके, हसन की जगह पे वसीम जूनियर आप कह रहे हैं खेलेंगे, नवाज का चांस कम नजर आ रहा है और फखर की जगह पे हैदर अली का चांस नहीं है। जरा बताइएगा किस किस का चांसेस आइंदा 2 मैचेस के अंदर आप देख रहे हैं? देखिए फैसल साहब, जो आप तब्दीलियां कह रहे हैं, ये तब्दीलियां पाकिस्तान टीम को करनी भी चाहिए। एक तो पाकिस्तान क्योंकि तीनों मैचेस टॉस की वजह से पाकिस्तान को थोड़ा एडवांटेज भी रहा है, पाकिस्तान ने तीनों मैचेस चेज किए हुए हैं। जहां तक आप इन तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, देखिए शादाब खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान है, उनकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है, तो लिहाजा उनको भी रेस्ट मिलना चाहिए अगले 2 मैचेस के अंदर, क्योंकि अब उनके ऊपर टैग लगा हुआ है नायब कप्तान का। तो नायब कप्तान आप ड्यूरिंग वर्ल्ड कप में अपनी प्लेइंग 11 से कैसे ड्रॉप करेंगे, वो एक इखलाक की बर्डन भी होता है। जहां तक हैदर अली की बात है तो हैदर हफीज की जगह खेल सकते हैं, बाकी नवाज जो है उनको चांस मिलना चाहिए क्योंकि नवाज अच्छे ऑलराउंडर हैं। शादाब अगर उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे तो नवाज का चांस बनता है। हसन अली की भी परफॉर्मेंस के ऊपर कल वसीम अकरम ने भी बात की है कि वसीम अकरम और मिसबाउल हक भी कह रहे थे कि हसन को रेस्ट देना चाहिए क्योंकि वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा। तो किसी नए प्लेयर को, जैसे वसीम जूनियर टीम के साथ है, तो उनको चांस मिलना चाहिए। तब्दीलियां बनती जरूर है, लेकिन नायब कप्तान शादाब को ड्रॉप किया जाता है या नहीं, ये मुझे लगता है कि टीम इंतजामिया के लिए थोड़ा सा बर्डन होगा। ठीक है, नसीम राजपूत आप क्या देख रहे हैं? बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है टीम, 2 आसान मैचेस, कौन कौन सी तब्दीलियां की जानी चाहिए? मेरा सवाल, मैंने जो बात शुरू की थी, क्या सरफराज को टीम में साथ लेकर चलते रहेंगे? कोई आसान मैचेस में भी उसको चांस नहीं मिलना चाहिए? आपके ख्याल में जगह नहीं बनती सरफराज की? फैसल भाई, आपको और आपके तमाम पैनलिस्ट को और आपके तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एक उसको छेड़ना कितना बेहतर होगा, कितना बेहतर नहीं होगा, ये टीम मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर सोच रही होगी। ठीक है। सरफराज अहमद पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है, बहुत खिदमात है उनकी, लेकिन इस वक्त का जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसके अंदर सरफराज की जगह नहीं बन रही। अगर हम बैटिंग में किसी को रिप्लेस करते हैं तो उसमें हैदर अली सबसे बड़े कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं, और अगर हम हसन अली हटाते हैं तो उनकी जगह पे वसीम जूनियर जो है वो खेलेंगे, और ये तब्दीलियां एटलीस्ट 2 जरूर होनी चाहिए। नवाज की सूरत में तीसरी तब्दीली अम्माद वसीम की सूरत में हो सकती है। अच्छा। शादाब की सूरत में नहीं हो सकती, क्योंकि नवाज भी नहीं गेन कर लेते हैं अम्माद की तरह, तो ये एक ऑप्शन लिया जा सकता है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम ने अब तक जो तीनों मैचेस खेले हैं उसमें टारगेट चेस किया। पाकिस्तान अगर टॉस भी जीते तो इन 2 मैचों में पहले बैटिंग। मैं आता हूं, उस पे आता हूं एक मिनट, उस पे आता हूं। सैफ, आप क्या कहेंगे? तब्दीलियां कौन कौन सी हो सकती हैं, की जानी चाहिए आने वाले मैचेस में?
अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आपको तमाम पैनलिस्ट को। वालेकुम देखें फैसल भाई, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हसन अली की जगह जो है वो वसीम जूनियर की जगह बनती है, और आप अगर बात करते हैं हफीज की, तो हफीज की जगह हैदर अली खेल सकते हैं। सरफराज का खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कीपर है और रिजवान की जगह बनना उसका मुश्किल है। अगर वो खेलता भी है तो एज अ बैट्समैन खेलेगा, और बैट्समैन में हफीज की जगह खेल सकता है। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल भी यही है कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। हाँ। और इसमें एक ही चेंज अगर आती है वो हसन अली की है। हसन अली की जगह अगर आते हैं, शदाब खेल सकते हैं, शदाब की जगह इमाद वसीम, दो ऐसे हैं जिनकी जगह हम नवाज को खिला सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शदाब को चेंज नहीं करेंगे, एज अ वाइस कैप्टन भी है और उसमें बैटिंग का एडवांटेज भी लेते हैं। बहुत मेरा ख्याल है जो बाकरी कह रहे हैं वही दोनों चीजें आप कह रहे हैं। अब आ जाए डॉक्टर काशिफ अंसारी। काशिफ भाई, ये अब एक मंजरनामा है, नसीम भी यही बात कह रहे हैं, सैफ भी ये बात कह रहे हैं, वसीम बाकरी भी ये बात कह रहे हैं कि सरफराज की जगह नहीं बनती और विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बढ़ना चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान टॉस जीतकर जो सिनेरियो करता रहा है तीनों मैचेस के अंदर, अब क्या एक्सपेरिमेंट उस सूरत में करना चाहिए कि पाकिस्तान अब शिफ्ट करे और पहले रन करे? आप क्या समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये बात जो है मेरी अकल से बालातर है कि पहली बात तो मुझे ये बताएं आपके मुअज़्ज़िज़ पैनल के अरकान कि किसने शादाब को नायब कप्तान बनाया? पिछले 3 सालों में शादाब की कोई एक परफॉर्मेंस मुझे कोई बता दे 4 सालों में कि जिसकी बुनियाद पे नायब कप्तान बनाया हो। अब चलो बना दिया, उसकी बहुत सारी सियासी वजूहात भी हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस तरह से आपने परेशान करके सरफराज को निकाला या और लड़कों को निकाला, आप शादाब को भी घर बैठा सकते थे। धानी का नाम यहाँ कोई नहीं लेता। जनाब लड़का आया इंटीरियर सिंध से ऑफ ब्रेक गेंद करता है, उसका नाम कोई नहीं लेता। शादाब खेले चले जा रहे हैं। कौन सी बैटिंग में परफॉर्मेंस शादाब ने दी, कौन सी नाइब कप्तानी शादाब ने करी, कौन सी कप्तानी करी, ये मुझे आज तक तो पता ही नहीं चला। अब जहां तक बात बनी, आपने कहा कि जनाब ये 3 तब्दीलियां बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करना एक कोई हदीस नहीं है नाउजुबिल्लाह ये कि आप जनाब विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। मैं अगर टीम मैनेजमेंट होता तो मैं शाहीन को बैठाता, मैं धानी को खिलाता, मैं वसीम जूनियर को खिलाता, मैं हसन अली को बैठाता, मैं नवाज को खिलाता, मैं हफीज को बैठाता, अपने नवाज को क्या नाम है उसका, हैदर अली को खिलाता, मैं तमाम चीजें करता, फखर को बैठाता, मैं ये तमाम चीजें करके अपने आप को सेमीफाइनल फाइनल के लिए तैयार करता। एक इंजरी हो जाए, खुदा न खास्ता शाहीन को इंजरी हो गई अगर आपके इन हल्के मैचों के दौरान, तो आप क्या करेंगे सेमीफाइनल फाइनल के अंदर? कुछ ये भी तो सोचा करें ना, आप बिग पिक्चर देखा करें। बिग पिक्चर देखें कि भाई आपको बिला वजह शाहीन को खिलाने की जरूरत नहीं है। वो पिछले 3 साल से एक गेम इस लड़के ने मिस नहीं किया, हर गेम खेले चले जा रहा है वो। और उसके ऊपर दूसरी तरफ आप कहते हैं इसमें वर्कलोड ज्यादा है। खुदा ना खास्ता सेमीफाइनल फाइनल से पहले अगर वो परेशान हो गया या किसी इंजरी का शिकार हो गया तो हम कैसे जाएंगे सेमीफाइनल फाइनल के अंदर? तो इस नजरिए से शाहीन को रेस्ट करा के आप नवाज को जगह दे सकते हैं, आप जगह दे सकते हैं वसीम जूनियर को, है हसन, तो दोनों को, हसन को और शाहीन को, दोनों को गेम से बाहर करके रेस्ट करवा सकते हैं और 2 बॉलर ला सकते हैं। लेकिन ये खतरा तो नहीं बन जाएगा नसीम राजपूत? देखिए काशिफ भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि खुदा ना खास्ता किसी हो गई, लेकिन फैसल भाई इस इंजरी के चांसेस उस वक्त बहुत ज्यादा थे कि अगर मैच आपके अगले दिन है या उसके एक दिन के बाद है, अब आपके खिलाड़ियों को 4 दिन का रेस्ट मिल रहा है। अब अगला मैच आपका 2 तारीख को है, देन उसके बाद आपका 7 तारीख को है, उसमें भी 5 दिन का गैप है। तो खिलाड़ियों को एक प्रॉपर रेस्ट इस दौरान में मिल रहा है। जो हमारे कंटिन्यूएशन में मैचेस 3 तगड़े थे, जो कम हमें वक्त मिल रहा था वो तीनों हो गए, और अब जो हमारे दोनों मैच पड़ा है। ठीक है, बात बिल्कुल जायज है। अब आ जाते हैं जरा उस पर, अगर पाकिस्तान बैटिंग करती है तो आप पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप कैसा देखते हैं? हमें कितना स्कोर करना चाहिए इस स्ट्रेंथ की बैटिंग के साथ? नसीम, देखिए पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, और पहले बैटिंग करने के बाद पाकिस्तान को जरा थोड़ा सा और खुल के खेलना चाहिए। ठीक है, इन पिचेस पे इतना ज्यादा खुल के खेलने के मौके नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा आप रन स्कोर कर सके। और सबसे बड़ी चीज ये कि अभी तक आपने ये टेस्ट ही नहीं किया कि पहले बैटिंग करने के बाद हमारी बैटिंग कितना परफॉर्म, यही मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या कितना रन कर सकती है आपके ख्याल में? देखिए वो उस वक्त पिच की कंडीशन फैसल भाई इंपॉर्टेंट होगी। आपने इतनी क्रिकेट खेली है, उस दिन पिच कैसी है, हम जो है वो कंडीशन किस तरीके की है, वो तमाम की तमाम चीजें उसी दिन काउंट करेंगी।
इम्पोर्टेंट पहलू है, उसको जरूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नजर में रखना चाहिए कि आपकी मिडिल ऑर्डर परेशान हुई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी। चले बताइए अंदाजन 150 देने चाहिए, 160 देने चाहिए? 150 तो ऑलरेडी बन ही रहे हैं, अब तक 200 दिखाई नहीं दिए इस इवेंट के अंदर। चलें 200 पाकिस्तान को करना चाहिए। सैफ आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान को बैटिंग करते हुए कितना टारगेट देना चाहिए? दो जूनियर टीमों के सामने 200 विकेट को छोड़े, विकेट को वेदर को छोड़े, इतना क्रिकेट खेल चुके हैं यूएई के अंदर, पाकिस्तान को एक विकेट का पता है, कितना रन पाकिस्तान बना सकता है अगर बैटिंग करे तो? सैफ देखें, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि पाकिस्तान का बहुत एक्सपीरियंस है यूएई के अंदर क्रिकेट खेलने का, और T20 बहुत खेली है, हम यहीं पर नंबर 1 रहे हैं, ज्यादा क्रिकेट खेलने के बाद हम यहीं पर नंबर 1 हुए हैं। तो अभी जो हमारे 2 मैचेस बाकी हैं, दोनों कमजोर टीमों से मैचेस हैं। हाँ। तो हमें अपना पहले बैटिंग करते हुए मैं समझता हूं कि चांस लेना चाहिए 200 रन करने का। 200 रन करने का। सेमीफाइनल में अगर इन केस हमारा सेमीफाइनल में पहले बैटिंग खुल के खेलना चाहिए, 200 रन तक जाना चाहिए, खुल के खेले। अब तो कोई प्रेशर भी नहीं है ना, प्रेशर भी नहीं। वसीम, प्रेशर नहीं। वसीम आप क्या कहते हैं, क्या ग्राउंड पे बात चल रही है, क्या सिनेरियो बन रहा है आइंदा मैचेस के लिए? टीम में हो क्या रहा है, प्लानिंग क्या हो रही है? अगर बैटिंग करते हैं तो क्या 200-250 रन की तरफ जा सकते हैं? 250 ज्यादा कह दिए मैंने, लेकिन देखिए पाकिस्तान ने अगले 2 मैचेस अबू धाबी के अंदर अब खेलना है, नमीबिया के साथ, फिर स्कॉटलैंड का पाकिस्तान का शारजा में मैच है। सो पाकिस्तानी टीम के पास ट्रैक तो खैर वही है जिन ट्रैक के ऊपर ये वर्ल्ड कप हो रहा है, यहाँ 150 रन बन रहे हैं। बहरहाल जो आप पॉइंट उठा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि अगर पाकिस्तानी कप्तान टॉस जीतते भी हैं तो उनको अपने आप को सेमीफाइनल और फाइनल के लिए तैयारी करने के लिए पहले बैटिंग करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो टारगेट चेज करने वाली हिकमत अमली के ऊपर 3 मैचेस जीत चुका है, इससे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को। बेहतरीन। काशिफ भाई, मैं ये सवाल आपसे भी करना चाहता हूं, लेकिन साथ ही एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। हमारा बहुत बड़ा सुपरस्टार जिसकी बॉल अगर उसके हाथ में आए, वो रिदम लेना शुरू करता था तो पाकिस्तानियों की दिल की धड़कन तेज हो जाया करती थी। किस तरह यॉर्कर में बोल्ड करना, किस तरह बाउंसर करना। शोएब अख्तर के साथ एक सिनेरियो हो गया। अब शोएब अख्तर के साथ वो सिनेरियो एक नेशनल टीवी पर हुआ, रुसवाई हुई सारी दुनिया में। ये क्या आप इसके ऊपर कहेंगे, ये क्या हुआ, क्यों हुआ शोएब के साथ, ये हमें कितना नुकसान पहुंचा? इंडियन चैनल्स ने क्या क्या नहीं चलाया? देखिए फैसल भाई, पहले सवाल का जवाब 175-180 रन दिमाग में रख के चले और उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। बिल्कुल सही फरमाया बाकरी साहब ने और तमाम पैनलिस्ट ने कि अब तक आपने पहले बैटिंग की नहीं, और कहीं सेमीफाइनल फाइनल में आपको पहले बैटिंग करनी पड़ जाए तो ऐसा ना हो कि आपको सरप्राइज हो जाए। चलिए, अब दूसरी बात जो आपने की है, उस मौजू के ऊपर मेरा दिल इतना दुखा हुआ है, इतना दुखा है कि मैं यकीन मानिए कि इस जीत को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं कि जो जीत पिछले 3 जीतें हमें मिली हैं। क्योंकि ये जो कुछ हुआ पीटीवी के ऊपर बैठाल के इन्होंने जो बात करी है, और जिन साहब ने ये बात की है वो पाकिस्तान, शोएब अख्तर साहब की शान में गुस्ताखी नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान की तजलील की है। उन्होंने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन तमाम हदों को पार कर दिया कि जो उनके लिए मुख्तस की गई थी। वो अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट एनालिस्ट समझते हैं और समझा करें, लेकिन उनको किसी ने हक नहीं दिया कि वो पाकिस्तान की इज्जत से खेले। देखिए, दुनिया में वो कौमें तरक्की करती हैं कि जो अपने हीरोज को पहचानती हैं। आज अगर हिंदुस्तान में 3 भगवान हैं तो एक तो शिव हैं, दूसरे अमिताभ बच्चन हैं और तीसरे सचिन तेंदुलकर हैं। यकीन मानिए कि इसी तरह से हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह हीरोज की तजलील की जाती है, हीरोज को सरे बाजार उनकी इज्जत नीलाम की जाती है, ये कौमें तरक्की नहीं कर सकती कि जो हीरो की कदर नहीं करती। और किन के हाथों में होती है? जो कि खुद साख्ता क्रिकेट एनालिस्ट बन जाते हैं, जो खुद साख्ता पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना शुरू कर देते हैं, जो पीटीवी के डायरेक्टर होते हैं, फला चीज होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है उनको। शोएब अख्तर से बात इस तरह करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आप प्रोग्राम से चले जाएं? आप जानते हो कि आप बात किससे कर रहे हो? यानी कि हद होती है। मेरे पास अल्फाज नहीं है। फैसल भाई, इस मौजू को तब्दील कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ हुआ है और उसके ऊपर हुकूमती ज़राए की खामोशी और वो जो मुख्तलिफ लोग जो इसके जिम्मेदारान हैं वो खामोशी से बैठे हुए, इनको उठा करके काशिफ भाई, एक फैसला हुआ है, यानी आपके जज्बात यही सारे कौम के जज्बात हैं। मैं इसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि इंडियन चैनल्स ने इसको बहुत उठाया, एक बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ क्या कर दिया पीटीवी के अंदर। अब खाली कमेटी बना दी और एक कमेटी तहकीकात करी वगैरह वगैरह। मैं जानना चाह रहा था कि क्रिकेट की दुनिया के अंदर जो सब कुछ हुआ, वसीम, इस एंगल को किस तरह से लिया गया, किस तरह से इसको लिया गया, किस तरह से सोचा गया?
देखिए, आप पीटीवी की आप परफॉर्मेंस का अंदाजा यहां से देखिए कि जैसे मैं और आप दोनों बोल के लिए काम करते हैं और हम अपना इदारा छोड़ के चले जाएं और हमारे पीछे तहकीकात हो रही हो और ऐलान करके प्रेस रिलीज में कहा जा रहा है कि जी शोएब अख्तर को भी ऑफ एयर कर दिया गया। भाईजान, वो तो 20 करोड़ लोगों के सामने छोड़ के चले गए थे और आप उनको पीछे से, क्योंकि डॉक्टर नुमान नियाज साहब हमारे यहाँ एक आपको पता है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग तबका है, उसका उस तबके से ताल्लुक है, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए प्रेस रिलीज में लिखा जा रहा है कि शोएब अख्तर को भी ऑफ एयर कर दिया गया। देखिए, जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि डॉक्टर नुमान नियाज साहब ने जब शोएब अख्तर को ये कहा कि आप प्रोग्राम छोड़ के चले जाइए, तो आप दोबारा वीडियो देखें, शोएब उठते हैं, अपने कॉलर से माइक खोल रहे होते हैं, तो नुमान, वीडियो दिखाता हूं, जरा वीडियो देखें, ये वाला वीडियो देख लेते, मैं नसीम राजपूत से पूछते हैं। वसीम, एक मिनट आपको वीडियो दिखा रहा हूं, शोएब अख्तर के, जरा देखें, ये क्या, यू कैन गो, आई एम सेइंग ऑन एयर। नसीम राजपूत, ये जुमला क्या है? ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ऑन एयर कह रहे हैं। मेरे ख्याल में फैसल साहब, इसमें जो बड़ा कसूर दिखाई देता है वो पीटीवी की इंतजामिया का ज्यादा बड़ा कसूर है कि आपने एक नहीं 5 चीजों की जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हुआ था जब मिसबाउल हक को चीफ सेलेक्टर, हेड कोच और बैटिंग कंसल्टेंट बना दिया था। टीम का हशर ये हो गया था, जो टीम जाके फिर खड़ी हुई, वो जो उनको मकसद है कि वन एंड ऑल बने हुए थे, वो जो चाहे, यानी इवन वो ये कह रहे हैं कि मेरे बगैर ये प्रोग्राम नहीं होगा। आप जरा अंदाजा करें कि उनको आपने वहां तक छोड़ा, प्रोग्राम ही नहीं होगा। अब मेरे पास चंद सेकंड बाकी हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। होना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? नसीब, क्या करना चाहिए? भाई, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, शोएब अख्तर को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि शोएब ने पाकिस्तान की नेकनामी के लिए पूरे उस 2 घंटे में जिस तरीके से कवर करने की कोशिश की थी कि प्लीज सॉरी कर लो, मामले को खत्म करो, लेकिन बिल्कुल सही। सैफ ने तो पाकिस्तानी, सैफ क्या करना चाहिए? सैफ क्या करना चाहिए पीटीवी? सबसे पहले जो ये वही अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान में वैसे स्टार्स कम बनते हैं, हम ब्रांड नहीं बनते, हम ब्रांड बनाते नहीं है, और जो ब्रांड बन जाता है उसके साथ हम ऐसा सलूक करते हैं कि फिर बदनामी होती है मुल्क की और प्लेयर्स की। हाँ। सबसे पहले इनको ये चाहिए, शोएब अख्तर को वापस लाना चाहिए। हाँ। इतना बड़ा पैनल बिठाया है पीटीवी हाँ। ने, और उसमें शोएब अख्तर को ऑफर करना बेवकूफी है। वापस लाना चाहिए। और डॉक्टर नोमान को क्या करना चाहिए? वो हमारा, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। वसीम क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? वसीम, इसको क्या होना चाहिए? बस मेरे पास चंद सेकंड बाकी है। वसीम, क्या होना चाहिए? देखिए, डेविड गावर, देखिए पीटीवी के पैनल के ऊपर डेविड गावर और सर विवियन रिचर्ड्स बैठे हुए हैं, आकिब जावेद बैठे हुए हैं, तो शोएब अख्तर को लोग सुनना चाहते हैं, शोएब अख्तर को पैनल पे वापस लाना चाहिए और डॉक्टर साहब का हाथ जोड़कर थैंक यू वेरी मच करना चाहिए उनको बाहर जाना है। काशिफ भाई, क्या होना चाहिए? आखिरी अगर तो वो माफी मांगे, वो ऑन एयर जाके माफी मांगे और अपनी गलती तस्लीम करे, तो वो रह सकते, नहीं तो फिर उनको लाइफ टाइम बैन लगाना चाहिए पीटीवी पर से। लाइफ टाइम बैन लगाना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बहुत दिल तकलीफ में है। शोएब अख्तर के साथ जो कुछ हुआ है, ऐसा लगता है पूरी कौम के साथ ये हुआ है, और ये पूरी कौम के साथ इसका अजाला फौरन होना चाहिए था, अगले लम्हे होना चाहिए था। ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करती हैं और फैसले कमेटी के सुपुर्द कर देती हैं? कमेटी के इजलास, और ये बात करना कि वो नोमान भी एयर नहीं होंगे और शोएब भी एयर नहीं होंगे, ये मेरा ख्याल है ज़्यादा तजलील है। सारी दुनिया के अंदर रसवाई हो रही है। शोएब अख्तर ने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, लोग जब देखते हैं, अब भी क्लिप देखते हैं, तो हैरान हो जाते हैं कि कितना बड़ा सुपरस्टार और किस टके का जो एंकर है जिसने सब कुछ किया है। पीटीवी को मेरा ख्याल है बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए, उन्हें पीटीवी से बिल्कुल हमेशा के लिए बाहर कर देना चाहिए। प्रोग्राम यहाँ खत्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।